जी अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? सब लोग खैरियत से हैं? इमरान खान साहब डट गए और उन्होंने अपने मौक़िफ़ से पीछे हटने से इनकार कर दिया। ये कैसे हुआ, ये हम आपको आज के वीलॉग में बताएंगे। और आज पहली तौहीन अदालत की कार्रवाई हो गई। अदालत के अंदर कहा गया कि साहब को पकड़ें, गिरफ्तार करें, जेल के अंदर डाल दें। ये साहब कौन है जो गिरफ्तार हो गए, ये हम आपको आज के वीलॉग में बताएंगे। और मखसूस सीटों के ऊपर चीफ जस्टिस पाकिस्तान को बेंच में होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। खैबर पख्तूनख्वा की गवर्नमेंट इसके ऊपर डिवाइड हो गई और कहा जाता है कि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने अपनी पार्टी से बगावत कर दी है। क्या ये वाकई बगावत की गई है, ये हम आपको आज के वीलॉग में बताएंगे। और अहमद फरहाद के बारे में ये दावा किया गया है कि उन्हें स्लो पॉइजनिंग की जा रही थी, यानी उन्हें जहर दिया जा रहा था। क्या वाकई ये बात दुरुस्त है या गलत है, ये भी हम आपको आज के वीलॉग में बताएंगे। और सदर आरफ अलवी साहब इमरान खान साहब के साथ डट गए, कैसे, ये भी आपको इसी वीलॉग में बताया जाएगा। वीडियो की तरफ आने से पहले दोबारा आपसे दरख्वास्त करूंगा कि आप मेहरबानी करके इस चैनल को सब्सक्राइब करें, नीचे बेल आइकन है उसको दबा दें और साथ ही इसे लाइक भी करें इस वीडियो को, और दूसरे लोगों के साथ शेयर भी करें, क्योंकि यही वो सबसे बड़ी मदद है जो आप हमारी कर सकते हैं। सबसे पहले इमरान खान साहब की तरफ आते हैं। इमरान खान साहब ने आज से 5 दिन पहले अपनी वॉल पे, अपने ट्विटर अकाउंट के ऊपर एक वीडियो लगाई थी और उसके साथ एक मैसेज दिया था। और 5वें दिन भी इन्होंने उस मैसेज को डाउन करने या डिलीट करने से इनकार कर दिया है। इस दौरान पार्टी के बहुत सारे लोगों ने अपना मौक़िफ़ दिया। अली मोहम्मद खान साहब ने कहा कि इमरान खान साहब को पता ही नहीं था और आइंदा इस किस्म की कोई हरकत नहीं होगी। फिर उसके साथ साथ रऊफ़ हसन साहब ने कहा जी हम तो इसके बारे में जानते ही कुछ नहीं है। फिर गौहर खान साहब का ये कहना था कि खान साहब इससे नावाकिफ़ हैं, उनको ये पता ही नहीं है और उनकी गैर मौजूदगी में सब कुछ हो रहा है और उनको बताया नहीं जा रहा। इसके अलावा सारी पार्टी जो थी उसमें गौहर खान साहब शामिल हैं, उसके अंदर असद कैसर साहब शामिल हैं और उसके अंदर शहरयार अफरीदी साहब भी शामिल है। गो उनका मौक़िफ़ को पब्लिकली सामने नहीं आया, लेकिन वो अपनी जो आम महफिलें हैं उसके अंदर वो बात करते रहते हैं कि ये नहीं होना चाहिए था और खान की पीठ पे छुरा घोंपा गया, बल्कि ये भी कहते हैं वो। लेकिन इसके बावजूद वो ट्वीट अभी तक इमरान खान साहब की वॉल के अंदर मौजूद है। इमरान खान साहब ने उस ट्वीट को डाउन नहीं किया। तो इस दौरान बहुत सारे लोगों ने इमरान खान साहब से रब्ता भी किया, उनको समझाने की कोशिश भी की। FIA की एक टीम भी अडयाला जेल गई और इमरान खान साहब का मौक़िफ़ लिया, लेकिन इमरान खान साहब ने जानते बूझते भी मौक़िफ़ देने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा जब तक मेरा वकील नहीं होगा मैं इस पर कोई बात नहीं करूंगा। और इस दौरान भी इमरान खान साहब ने अपने किसी वर्कर से, अपने किसी कारकुन से, अपने किसी लीडर से ये नहीं कहा कि जाके आप फौरी तौर पे जो मेरा पर्सनल अकाउंट है उसमें से इसे डिलीट करवा दें। तो इमरान खान साहब ने ना अपनी पार्टी को डायरेक्शन दी, ना अपनी सोशल मीडिया टीम को डायरेक्शन दी, ना उन्होंने अपनी फैमिली के किसी साहब से कहा, किसी खातून से कहा कि जाके कि ये वाली जो ट्वीट है उसको डिलीट करवा दिया जाए। तो अभी तक इमरान खान साहब की ये ट्वीट डिलीट नहीं हुई। चलें, डिलीट नहीं हुई, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उससे चंद स्टेप आगे भी निकल गई। अब जो पार्टी का ऑफिशियल पेज है उसके ऊपर इस ट्वीट को पिन कर दिया गया है, और ना सिर्फ पिन कर दिया गया बल्कि उसे सबसे ऊपर ले जाया गया। अब जो ही आप इस पेज पे जाते हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऑफिशियल पेज पे, तो आपको सबसे पहले वही ट्वीट नजर आती है जिसके ऊपर फार्मेशन कमांडर्स की भी रिजर्वेशन थी, जिसके ऊपर हुकूमत की रिजर्वेशन भी है, जिसपे हुकूमती हुक्मरान ये कह रहे हैं कि इमरान खान साहब के खिलाफ गद्दारी का केस बनना चाहिए, उनके खिलाफ आर्टिकल 6 लगना चाहिए, जिसके ऊपर पार्टी की रिजर्वेशन है। वो अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो ऑफिशियल पेज है उसके अंदर इंतहाई अहम हो चुकी है, नुमायां हो चुकी है। जो ही आप उस पेज पे जाते हैं तो सबसे पहले आप यही ट्वीट मुलाजा करते हैं। तो इसका मतलब यही हुआ कि इमरान खान साहब ने पीछे हटने से इनकार कर दिया। और उसके बाद आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में से पहला लीडर इमरान खान साहब को मिल गया जो इमरान खान साहब के इस मौक़िफ़ के साथ खड़ा है, और उस लीडर का नाम है साबिक़ सदर आरफ अलवी। सदर आरफ अलवी साहब आज वकला की एक महफिल में गए हुए थे, एक इजलास था, एक मीटिंग थी, और उसमें खड़े होकर ने कहा जी इमरान खान साहब ने क्या कहा है, ज़्यादा ने यही कहा है ना कि हमीदुर रहमान रिपोर्ट पढ़नी चाहिए। तो ये कहना तो कोई जुर्म नहीं है, बल्कि हमीदुर रहमान रिपोर्ट तो पूरे पाकिस्तान को पढ़नी चाहिए। इस पे गद्दारी का केस कैसे बन सकता है खान साहब के ऊपर? तो आरफ अलवी साहब जो है बज़ाहिर यूँ महसूस होता है कि वो इमरान खान साहब के साथ खड़े हो गए। अब सवाल ये है कि आरफ अलवी और सिर्फ इमरान खान साहब का मौक़िफ़ ये क्यों है? उसकी बुनियादी वजह यह है कि इमरान खान साहब प्राइम मिनिस्टर रहे हैं, उन्हें पता है कि प्राइम मिनिस्टर की कुर्सी और ये ओहदा कितना मजबूत होता है, कितना शानदार होता है। और दूसरा जो बड़ा ओहदा है वो सदर साहब का ओहदा है। आरफ अलवी साहब उस ओहदे
के जायके को चख चुके हैं, उन्हें पता है कि जब सदर बनता है तो कितनी फैसिलिटीज़ होती हैं, कितने फ़ायदे होते हैं। लिहाजा ये दोनों वो गेम कर रहे हैं जिससे इनका ख्याल ये है कि दोबारा इन्हें ये ओहदे मिल सकते हैं, जबकि पार्टी के जो बाकी लोग हैं उन सबको पता ही नहीं है कि जब सरकारी ओहदे मिलते हैं, बड़े ओहदे मिलते हैं तो कितने मज़े होते हैं उसके अंदर। तो इसलिए सदर आरफ अलवी हो या इमरान खान साहब, इन दोनों का ख्याल ये है कि ये हमारे हाथ में वो हथियार आ गया है जिसकी बुनियाद पे इस्टेब्लिशमेंट कभी ना कभी हमारे साथ मुज़ाकरात करेगी, और अगर हमारे उनके साथ मुज़ाकरात शुरू हो गए तो फिर ये जो गवर्नमेंट है इससे फारग होते हुए ज़्यादा देर नहीं लगेगी, फिर हमारी गवर्नमेंट बन जाएगी और उसका हमें फ़ायदा होगा। तो सदर आरफ अलवी और इमरान खान साहब दोनों की लाइन एक हो चुकी है, ये एक ही तरीके से अब सोच रहे हैं, और इन दोनों का ख्याल ये है कि इस्टेब्लिशमेंट को जितना दबाया जा सकता है उतना हमें दबाना चाहिए, अल्टीमेटली हमें ही उसका फ़ायदा होगा। दूसरा, ये दोनों ये भी जानते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट कितना ज़्यादा माइंड करती है जब शेख मुजीबुर रहमान का ताना दिया जाता है उन्हें, या याह्या खान का ताना दिया जाता है, या हमीदुर रहमान रिपोर्ट का जिक्र किया जाता है। ये दोनों क्योंकि सिस्टम का हिस्सा रहे हैं, लिहाजा इनको पता है कि जब इस्टेब्लिशमेंट तक ये खबर पहुँचती है या जब रियासत तक ये इस टाइप का ताना आता है तो उनको कितनी तकलीफ होती है। तो ये इनसाइडर होने की वजह से बाकायदा तकलीफ दे रहे हैं इस्टेब्लिशमेंट को और साथ साथ रियासत पाकिस्तान को भी। तो इन दोनों ने पीछे हटने से इनकार कर दिया है। आज एक और बड़ा दिलचस्प वाक़या पेश आया, आपको याद होगा कि जैसे कि कल के वीलाक में या आज सुबह के वीलाक में हमने जिक्र किया था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी का इजलास हुआ था, और उस इजलास में यह फैसला हुआ कि चीफ जस्टिस पाकिस्तान को तहरीरी दरख्वास्त दी जाएगी कि ये जो आपने 13 रुकनी बेंच बनाया जो मखसूस सीटों का फैसला करेगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, उसमें से जो चीफ जस्टिस पाकिस्तान है उन्हें इस बेंच का हिस्सा नहीं रहना चाहिए, क्योंकि वो अपनी राय इससे पहले दे चुके हैं। जो एक 5 रुकनी बेंच था जिसके अंदर यह फैसला हुआ था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मखसूस सीटें नहीं दी जाएंगी, उसके अंदर चीफ जस्टिस पाकिस्तान का वर्जन आ गया था, लिहाजा अब उन्हें इस बेंच का हिस्सा नहीं रहना चाहिए। ये कोर कमेटी का फैसला था। उसके बाद ये फैसला खैबर पख्तूनख्वा गवर्नमेंट को कन्वे किया गया और खैबर पख्तूनख्वा गवर्नमेंट इस इशू पे डिवाइडेड हो गई। सबसे पहले वजारत कानून से कहा गया कि वो एक समरी बना के चीफ मिनिस्टर साहब को भिजवाएं, और चीफ मिनिस्टर जब एतराज़ करेंगे तो उसके बाद ये एक पटिशन की फॉर्म में एडवोकेट जनरल ऑफ पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर दायर करेंगे और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से दरख्वास्त करेंगे कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को इस बेंच का हिस्सा नहीं बनना चाहिए। लेकिन फिर खैबर पख्तूनख्वा के कुछ पुराने लोगों ने समझाया कि जब आप चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से मत्था लगा लेंगे तो फिर आपके केस में हारने के चांसेस बढ़ जाएंगे, लिहाजा आपको ये हरकत नहीं करनी चाहिए। उस पर चीफ मिनिस्टर ऑफ खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर साहब खामोश हो गए और उन्होंने ये एतराज़ दायर करने से इनकार कर दिया। अब एडवोकेट जनरल खैबर पख्तूनख्वा, उनका नाम फैसल अतमान खेल है, उनका वर्जन आ चुका है। उन्होंने कहा जी मुझे इस किस्म की कोई डायरेक्शन नहीं आई, लिहाजा हम इस किस्म की कोई पटिशन दायर नहीं कर रहे। जबकि सारा दिन ये खबर चलती रही कि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ये कंसीडर कर रही है कि हमें चीफ जस्टिस पाकिस्तान से दरख्वास्त करनी चाहिए कि वो इस बेंच का हिस्सा ना रहें। तो आज खैबर पख्तूनख्वा के अंदर भी एक डिवीजन सी महसूस हो रही है, और अगर चीफ मिनिस्टर साहब कोर कमेटी का फैसला नहीं मानते तो फिर इसका मतलब यही होगा कि या वहाँ पर कोई ना कोई मसला खैबर पख्तूनख्वा के अंदर भी पैदा हो चुका है। आज एक और बड़ा दिलचस्प किस्म का फैसला सामने आया। सिविल जज हैं आदल सरवर सियाल साहब, उनकी अदालत के अंदर टेलीकॉम के फेडरल सेक्रेटरी मोहम्मद उमर मलिक साहब पेश हुए थे। ये जो टास्क फोर्स वज़ीर-ए-आज़म की है टेलीकॉम पे, उसके मेंबर भी हैं, और वहाँ पे ये मदई की हैसियत से पेश हुए थे। एक मुकदमा है गवर्नमेंट का जिसकी मदईयत जो है वो वफाकी हुकूमत कर रही है। वहाँ पे जब ये पहुँचे तो इन्होंने कुछ बदतमीज़ी की जज साहब के साथ, और वहाँ पे बड़े हाश किस्म के फ़िक्रे इनकी तरफ से आए। जब जज साहब को ये पता चला कि मेरी अदालत में फेडरल सेक्रेटरी साहब ने बदतमीज़ी की है, तो उन्होंने फौरी तौर पे आर्डर जारी किया कि इन्हें इसी वक्त यहाँ से गिरफ्तार कर लिया जाए, और साथ ही उन्हें 15 दिन कैद की सज़ा सुना दी और 2000 रुपये जुर्माना कर दिया, और उन्हें कहा गया कि फ़ौरन इनको अडयाला जेल में बंद कर दिया जाए। तो वहीं से जो फेडरल सेक्रेटरी मोहम्मद उमर मलिक साहब, उनको गिरफ्तार करके अडयाला जेल पहुँचा दिया गया। अब वो कम से कम 5 दिन उन्हें जेल के अंदर रहना पड़ेगा। 2000 जुर्माने की सज़ा भी हो चुकी है, और अगर ये सज़ा इम्प्लीमेंट हो जाती है जैसे कि हो गई है, अब ज़ाहिर है वफाकी हुकूमत इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इसके ख़िलाफ़ एक पटिशन दायर करेगी। लेकिन अगर वहाँ से ये सज़ा रिवर्स नहीं होती तो फिर जो मेंबर हैं टास्क फोर्स के और जो फेडरल सेक्रेटरी है, इनका जो टेन्योर है वो ख़त्म हो जाएगा, इनकी सर्विस ख़त्म हो जाएगी, और ये मुजरम कंसिडर किया जाएंगे, और किसी भी मुजरम के पास कोई सरकारी ओहदा नहीं हो सकता। तो इनका कैरियर जो है उसे एक सिविल जज साहब खा गए, और वो
जो बड़े अरसे से कहा जाता था कि अगर कोई शख्स आपकी अदालत के अंदर तौहीन करता है, कोई बदतमीजी करता है, तो आप वहाँ पे सज़ा क्यों नहीं सुनाते, तो आप उसे सज़ा क्यों नहीं सुनाते। तो मेरा ख्याल है चीफ जस्टिस पाकिस्तान की डायरेक्शन है या इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जो डायरेक्शन है उसे लोअर जुडिशरी ने सीरियस लिया और उसके बाद पहली सज़ा एक फेडरल सेक्रेटरी को इस तरह अदालत के अंदर हुई है। और अगर ये ट्रेंड चल गया तो फिर वो वक्त दूर नहीं है कि जब किसी भी सरकारी ओहदेदार को, किसी भी फेडरल सेक्रेटरी को, किसी भी ओहदेदार को, किसी भी हुकूमती वज़ीर को या किसी भी इस्टेब्लिशमेंट के अहलकार को इस तरह अदालत के अंदर सज़ाएँ होना शुरू हो जाएगी। फिर वो जो अदालत के ऊपर कहा जाता था कि प्रेशर डाला जाता है, मेरा नहीं ख्याल कि इस किस्म की एक दो सज़ाओं के बाद ये प्रेशर डाला जा सकेगा। अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट को भी अपने सिविल जज का जो फैसला है उसको इंडोर्स करना पड़ेगा, क्योंकि ये सारा मामला इस्लामाबाद हाई कोर्ट से स्टार्ट हुआ था और लाहौर हाई कोर्ट से भी हुआ था। तो लाहौर हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं उनका भी यही कहना है कि हमारे जो लोअर जजेस हैं उन सब को इस किस्म के मामले में एक्शन लेना चाहिए। तो अब अगर ये मामला लाहौर हाई कोर्ट जाता है तो वहाँ पे मुझे उम्मीद है कि लाहौर हाई कोर्ट इस फैसले को इंडोर्स करेगी। और अगर ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर चैलेंज होता है तो मेरा नहीं ख्याल कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट का कोई जज अपने सिविल जज के फैसले को चेंज कर सके या उसको तब्दील कर सके या उस फैसले को रिजेक्ट कर सके, क्योंकि अब ये अदलिया की इज़्ज़त का मामला है। और इस तरह मोहम्मद उमर मलिक साहब पहले फेडरल सेक्रेटरी बन चुके हैं कि जो इस मौजूदा सिनेरियो में सज़ा भी भुगत रहे हैं और शायद इनका कैरियर भी ख़त्म हो जाए। और आखिरी इशू, शायर अहमद फरहाद साहब जिन्हें चंद दिन पहले पुलिस स्टेशन में पेश कर दिया गया था, उनकी अहलिया ने, बल्कि उनकी फैमिली ने यह एतराज़ किया है कि उन्हें स्लो पॉइजनिंग की जा रही थी और अब अगर उनसे मुलाकात की जाए तो ऐसा लगता है जैसे उनकी मेमोरी लॉस हो गई है या वो सेंसिस में नहीं है। तो इस पर इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में जब इन्हें पेश किया गया तो जज साहब के हुक्म से इनका तिब्बी मुआयना करवाना शुरू कर दिया गया है। और अगर तिब्बी मुआयने के दौरान इस किस्म की कोई ट्रेस मिला या इस किस्म के कोई शवाहिद मिले तो फिर मेरा ख्याल है एक नया पंडोरा बॉक्स खुल जाएगा कि अहमद फरहाद साहब को स्लो पॉइजनिंग की गई थी या स्लो पॉइजनिंग की जा रही है। तो ये मामला एक नया टर्न ले रहा है। क्या वाकई टर्न लेगा? आने वाले दिनों में इसके ऊपर भी बात करेंगे।